कैसे हैं सभी बच्चों। आपको हमारा पहला पोयम कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद उनको। और देखिए, मैं अब सेकंड चैप्टर लेकर आ रहा हूँ क्लास 12 का, बिहार बोर्ड का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो स्वयं में मेरा गीत है। ये मैं इसका पैराग्राफ बाई पैराग्राफ जो मैं आपका हिंदी बताऊंगा, कुछ लाइन बाय लाइन भी हिंदी बताऊंगा आपको उम्मीद है कि ज़रूर समझ में आएगा। और एक बात बच्चों याद रखना कि आप जो है इसकी कहानी को आप ज़रूर याद रखोगे और इसकी पंक्तियों को भी ज़रूर याद रखोगे, क्योंकि पंक्तियां ही इसमें से एक पैरा उठ करके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आता है, जिससे वो आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अगर आपकी पंक्तियां याद नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा किस चैप्टर से लिया गया है, तो वो आपको परेशानी बढ़ा सकता है या आप नहीं लिख पाओगे तो 5 नंबर आपका एग्ज़ाम से जा सकता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पढ़ाने के साथ साथ आपको जो है हिंदी भी समझ में आ जाए और उसके बाद आपको ये चैप्टर भी समझ में आ जाए। इसकी कहानी को आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। कैसे हम आपको देखिए, इसका एग्जैक्ट हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कवि क्या भाव के साथ इसको पेश कर रहा है, बस उस भाव को भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे ये हो सके कि आप अपने हिसाब से कभी भी एग्ज़ाम में बना करके लिख सकते हो। अगर मैं एग्जैक्ट बता दूंगा तो हो सकता है कि आप एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, सेंटेंस की मीनिंग की प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। इसलिए मैं इसको ज़्यादातर डिस्क्राइब कर रहा हूँ अपने भाव के हिसाब से, कवि के भाव के हिसाब से, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पहले जो है हम वाल्ट विटमैन के द्वारा जो यहाँ पर रखा हुआ है, लिखा हुआ है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन इस चैप्टर का राइटर हैं। इनके बारे में कुछ डिस्कशन है, सभी सब करवा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है घर बैठे शिक्षा को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाएं। अपने दोस्तों में जितने भी हो उन सबको इसमें शामिल करें और कृपया वीडियो देखते समय आप लाइक ज़रूर करें और वीडियो बार बार देखें, पुनः देखें। इससे क्या होगा आपको कि आपको इस चीज़ से समझ में आसानी होगी और इसको कैसे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक चलते हैं। वाल्ट विटमैन लिखा है कि इनका जन्म 1819 से 1892 में हुआ। द पीपल पोएट्स, ये जो है कवि ऐसे लिखा है कि जन कवि है। पीपल पोएट का मतलब क्या होता है? जन कवि। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। क्या लिखा है? ये जन कवि जो है वाल्ट विटमैन, जिनका जन्म 1819 से 1892 तक रहे बेचारे, अमेरिका में उत्पन्न संभवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक हस्ती है। ये क्या लिखा है कि ये जो है एक हस्ती के रूप में याद किए जाते हैं। ही बिगैन, क्या लिखा है? ही बिगैन वर्किंग एज ए कारपेंटर। ये वर्किंग मिसप्रिंट है, वर्किंग एज ए कारपेंटर के रूप में अपना जो है शुरू किया बिफोर हिज 12th बर्थडे। क्या लिखा है कि उन्होंने 12 वर्ष से भी कम आयु में एक बढ़ई के रूप में बेचारे कार्य करना आरंभ किया है, ठीक है। ये बेचारे शुरू से 12 वर्ष, हो सकता है इनकी स्थिति उतनी खराब अच्छी ना हो, इसलिए वे जो है बेचारे अपना कारपेंट्री से ये अपना जीविका उपार्जन शुरू किया है इन्होंने बेचारे। फिर भी आगे देखते हैं हम आगे कि ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर एंड वाज वॉलंटियर नर्स। नर्स जानते हैं क्या होता है? समाज सेवी नर्स। कब किए है भाई इन्होंने? ड्यूरिंग द सिविल वार। उन्होंने एक प्रिंटर, अध्यापक तथा संपादक के रूप में भी कार्य किया तथा सामान्य जो युद्ध हुआ था उसके दौरान जो है जो स्वयं से परिचायक भी रहे, जो उसमें घायल हो जाते हैं ना, उनको थोड़ा पानी उन्हें पिलाना या कुछ सेवा सत्कार करना, इनको ऐसा काम भी किया इन्होंने। उसी को जो सामाजिक नर्स होते हैं, सामाजिक सेवा सुधारक जो होते हैं, उनको वॉलंटियर नर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे लिखा है कि विटमैन्स पोएट्री ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लिव्स ऑफ ग्रास, ठीक है। लिखा है विटमैन की कविताएं जो लिव्स ऑफ ग्रास नामक संग्रह में संकलित हैं। ये जो विटमैन की जो कविता जो है
उसका एक जगह जो वॉल्यूम जो बना हुआ है वो कहाँ पर है, लिप्स ऑफ ग्रास में। ठीक है, आगे लिखा है इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ रिम। लिखा है कि अपने स्वतंत्र लय, ये अपनी स्वतंत्र लय, अपने मतलब अपने भाव के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, विट्समैन फर्स्ट पब्लिश एट हिज ऑन एक्सपेंसेस इन 1855। लिखा है कि विटमैन का प्रथम प्रकाशन जो है 1855 में बेचारे के स्वयं के खर्च पर आया है। ये कौन कौन से काम किया इन्होंने, शुरू में बेचारे कारपेंटर का काम किए, टीचर भी किए, एडिटर भी किए और वॉलंटियर नर्स के रूप में, मतलब इस सब थोड़ा जो भी अपना इनको जो काम मिला वो बेचारे अपने समय अनुसार जो है करते रहे। और जो पब्लिश्ड हुआ पहला प्रकाशन जो है लिखा है कहाँ, 1855। ये आप डेट याद रखिएगा, इस डेट को आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आसानी होगी टिक मारने पर। डेट का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये बेचारे प्रथम प्रकाशन जो है 1855 में जब हुआ तो उनके स्वयं के खर्च पर आया है। ठीक है, हाउएवर फिर भी लिखा है द फ्री फ्रॉम द पोएम्स एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। लिखा है कि फिर भी, हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, हाउएवर का मतलब फिर भी होता है कविताओं की स्वतंत्र प्रकृति तथा एकात्मकता के महत्व के प्रति उनके आनंदपूर्ण समर्पण को पहले पहचाना नहीं जा सका। जो इन्होंने छापा, जो इन्होंने प्रकाशित किया, उनकी बातों को कोई शुरू में कोई पहचानता नहीं है, भाव नहीं दिया इनको। ठीक है, जैसे कोई इनको जाना ही नहीं कि क्या है ये। लेकिन अब आगे देखिए, यही होता है ना कि जब इंसान जब सामने रहता है तो उसकी बातों को, उसकी स्वयं की या उनकी बातों को कदर नहीं किया जाता है। लेकिन जब इंसान सामने से जब हट जाता है, कहीं चला जाता है या गुजर जाता है, तब उसकी इम्पोर्टेंस को कदर आता है। लोग बोलते हैं हाँ नहीं, फलाने ने है जो बहुत अच्छा बोल रहा था बेचारा, हमारे लिए कितना सच्चा था। लेकिन अब क्या वर्षा जब कृषि सुखानी, वो तो बेचारा चला गया जहाँ चलना था, अब चिल्लाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो इसलिए लिखा कि इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट विटमैन्स हिज जॉब एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सेंस। क्या लिखा है कि वास्तव में उनके प्रथम संग्रह की कीमत उनकी नौकरी जाने के रूप में अदा हुई। बताइए, बेचारे की नौकरी भी चली गई हैं। लिखा कि आगे क्या लिखा है, 1881 में, क्या लिखा है 1881 में आफ्टर मेनी एडिशन, बहुत सारा प्रकाशित हुआ, एडिशन में बहुत सारे एडिशन हुआ। एडिशन होने के बाद भी लिखा है कि लीव्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। अब लिखा है कि इनको जो भी इन्होंने प्रकाशित किया है उसको जो है सब लोग अश्लील मानते थे, फूहड़ मानते थे। मतलब ये फूहड़ मतलब क्या, बकवास है, इसमें कुछ है नहीं, सब टाइम पास वाला चीज़ है। ठीक है, तो अंततः जो है लीव्स ऑफ ग्रास की बात करेंगे। लीव्स ऑफ ग्रास का फाइनली फाउंड अब पब्लिशर जो है मिल गया। लिखा है कि लीव्स ऑफ ग्रास को एक प्रकाशक अंत में मिल ही गया जो इसे बिना किसी काट छाट को छापने को तैयार हो गया है। ग्रास फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट। बिना किसी भी रोक छोक के, बिना किसी काट छाट के बेचारा एक पब्लिशर अंततः मिल गया, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अब इस पंक्ति से तो वाकिफ है ही। ये बेचारे भी शुरू से बचपन से देख ही रहे हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में, सोचिए 12 वर्ष के लड़के आज के डेट में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इधर उधर भी पढ़ना लिखना नहीं सीखे। इन्होंने बेचारा बढ़ईगिरी शुरू कर दिया है। उसके बाद टीचर क्या क्या नहीं बने लाइफ में, बहुत सारे लाइफ में इनकी ट्रेजेडी आई, फिर भी इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ने से रोका नहीं। और इनकी कविताएं भी स्वयं के खर्चे पर आया, लेकिन फिर भी प्रकाशित हुआ तो जरूर, लेकिन मार्केट नहीं पकड़ पाया। और अंततः जो है एक ईश्वर की कृपा से एक पब्लिशर मिल गया जो बिना किसी काट छाट के वो छापने को तैयार हो गया। आगे लिखा कि ट्रांसलेशन ऑफ हिज कलेक्शन वर enthusiastically received in Europe।
अब लिखा है कि इस संग्रह का अनुवाद जो है यूरोप में बड़ा उत्साह के साथ किया गया। क्या लिखा है? इथोस्टिकली मतलब बहुत बड़े उत्साह के साथ रिसीव इन यूरोप में रिसीव किया गया, इसको दिया गया। लेकिन विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनअप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन लिखा कि विटमैन को अमेरिका में फिर भी प्रशंसा प्राप्त नहीं हुई। अब उतना होने के बावजूद भी बेचारे सेंसर तो प्रिंटर तो मिल ही गया, सर क्या नाम है उसका, पब्लिशर तो मिल ही गया, लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका में इसको प्रशंसा जितना चाहिए था, अप्रिसिएट चाहिए था, जितना उम्मीद था, वो नहीं हो पाया। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ। अब देखो मैंने अभी पहले ही कहा कि आदमी को मरने के बाद ही सब कुछ मिलता है, तो लिख दिया यहाँ पर अंततः इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ डेट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। देखिए बात वही आ गई घूम फिर करके कि उनकी मृत्यु के बाद ही ऐसा हुआ कि वह अमेरिकन व्यक्तिवाद को, अमेरिकन के जो लोग थे, अपनी वास्तविकता एवं भाव विभक्ति के कारण अमेरिका में सब जो है प्रशंसा इनको जितना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मिला। जिंदा रहने पर तो बहुत सारे बेचारे किए, लेकिन जब मर गए तब इनकी प्रशंसा मिल रहा है। ऐसा ही अक्सर होता है, मैक्सिमम देखा जाए तो यही होता है। न रहने के बाद ही उसकी इम्पोर्टेंस का पता लगता है, रहने के बाद तो उसको लात से लोग मारता है। खैर आगे हम पढ़ते हैं। लिखे हिज इम्पोर्टेंस वर्क, कौन कौन से इम्पोर्टेंस वर्क हैं इनके भाई, कौन कौन से इंक्लूड किया है, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं? लीव्स ऑफ ग्रास है जो 1855 में रिलीज हुआ, एंड ड्रम टैप से जो 1866 में हुआ है। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। अगर आपकी प्रमुख रचना है तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर ये जो है अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये 1855 से लेकर के 1866 तक, ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना। 1881 में यहाँ पर क्लिक करना, 1855 में यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, ये सब चीज़ जो है आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं का मेरा गीत है। ये जो गीत है मेरा स्वयं का है, दूसरे पड़ोसियों का नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अब आगे हम देखते हैं, लिखा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग। लिखा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। अज्यूम मैंने स्वीकार करना। फॉर ईवर एटम बिलोंगिंग टू मी एज ए गुड बिलोंग टू यू। क्या कवि कहता है कि मैं स्वयं को खुशियाँ मना रहा हूँ तथा गाना गा रहा हूँ। मैं स्वयं की खुशियाँ मना रहा हूँ तथा गाना गा रहा हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ, और जो मैं मानता हूँ, जो मैं करता हूँ उसे तुम भी करो, और तुम भी अपने आप में खुश रहो। ठीक है, तुम भी अपने आप में खुश रहो। बात समझ में आ गया? और एवर एटम बिलोंगिंग टू मी, जैसा मेरा एक कण है, जैसा कहना बिलोंगिंग फॉर एटम, एटम मैंने कण होता है, बिलोंगिंग टू मी, जैसा मेरा एक कण है, शरीर की बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है कि जैसा मेरे शरीर में ब्लड के कण है वैसा तुम्हारे में भी है। आगे लिख रहे हैं कि आई लोफ, क्या लिखा है? आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोफ एट माई एस ऑब्जर्विंग ए स्पीयर। क्या लिखा है कि जैसा मैं भ्रमण करता हूँ, जैसा मैं भ्रमण करता हूँ, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, जैसा मैं भ्रमण करता हूँ तथा अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। लोफ ने भ्रमण करना यहाँ पर हो गया। आई लीन एंड लोफ एट माई एस ऑब्जर्विंग स्पीयर्स ऑफ समर ग्रास, माई टंग एवरी एटम माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। पहले उसको लाइन को बता दूं कि मैं भ्रमण करता हूं तथा अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूं, मैं आराम करता हूं, और मैं अपने सहज पलों में घूमते हुए उन कांटों को भी देखता है। स्पीयर मतलब होता है ऊपर जो घास का नुकीला जो होता है ना, सबसे कण पर कोई भी घास देखिए उसका ऊपर नुकीला जो होता है एक कांटे के जैसा होता है। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, उसी को बात कर रहा है कवि। कह रहा है कि मैं
सहज पल्लों में घूमते हुए उन कांटों को भी देखता हूँ, अगर पैर रखते हैं तो उस चीज़ को अनुभव करता हूँ। ऐसा नहीं कि हम हर सठे चल दिए ज़मीन पर, घास मुझे लगा कुछ महसूस नहीं है, लेकिन वो इतनी सुकून भरी जीवन जी रहे हैं कि जब वो घास पर पैर रखते हैं तब उस चीज़ को भी अनुभव करते हैं जो गर्मी की घासों में नजर आते हैं। आगे लिखते हैं, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। कहते हैं कि मेरी जीभ तथा मेरे खून का प्रत्येक कण इस मिट्टी और इस हवा से बना है। देखिए, कभी कह रहा है कि अपने में जीना सीखिए, और दूसरों से सोचिएगा कि हमें कोई सम्मान देगा, हमारी बात को कोई लेकर के उत्साहित करेगा, हमें कोई सम्मान देगा, हमें हमारे खातिर भाव करेगा, तो भैया जीवन में बड़ा तकलीफ है। अगर इस चीज़ के एक्सपेक्टेशन आप करते हैं लाइफ में कि हमें कोई ये करेगा, हमारी कोई सम्मान देगा, हमारी कोई गीत गाएगा, मंगल गाएगा, हमारी कोई बाहें पूजेगा, तो आज इंसान को तकलीफ होता है। लेकिन अगर आप स्वयं में जीना सीख लिए, न किसी को खुशी से मतलब है, न किसी को दुख से मतलब, स्वयं आपको कोई खुशी दे या न दे, आपको कोई करे या न करे, आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको कोई मान दे, सम्मान दे, हमारी जय जयकार करे या न करे, तो आप सच्चे इंसान हैं। लेकिन जहाँ ही एक्सपेक्टेशन की है कि हमारी बीवी ने की है, नहीं कर रही है, हमारे पापा नहीं कर रहे, हमारे माँ ने नहीं कर रहा है, हमारे बच्चे हमारे नहीं कर रहे, हमारे भाई ऐसा, हमने इतना भाई को किया, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। जब इस तरह का एक्सपेक्टेशन आप लाइफ में करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको तकलीफ से दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती है। और इस एक्सपेक्टेशन से रहेंगे कि नहीं, हमको बस हमारा ड्यूटी है, जो मैं कर रहा हूँ ये हमारी सिर्फ ड्यूटी है, सामने वाला कर रहा है कि नहीं कर रहा उसकी ड्यूटी है, तो सबसे सुखद इंसान जो है, आपसे अच्छा कोई और दुनिया में है ही नहीं। अब इस बात को रियलाइज करके देखिएगा। वही कवि कह रहा है कि माई टंग एवरी एट ऑफ माई ब्लड फाउंड फ्रॉम दिस सॉइल एंड दिस एयर। कवि कहता है कि मेरी जीभ और मेरा खून का प्रत्येक कण इस मिट्टी और इस हवा से बना हुआ है। समझ लीजिए, बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, खाली क्या, जिस प्रकार मुझे माता पिता द्वारा जन्म दिया गया है, बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड दियर पेरेंट्स द सेम, कर जिस प्रकार मुझे अपनी माता पिता के द्वारा जन्म दिया गया है, उसी तरह तुम सब ने भी अपने माता पिता से जन्म लिया है, और सबके माता पिता एक ही जैसे होते हैं। लिखा कि और एंड दियर पेरेंट्स द सेम, और सबके माँ बाप जो है एक समान होते हैं। जैसे हमने जन्म लिया है वैसे तुम भी जन्म लिए हो, वो सब ने भी जन्म लिया है। बात समझ रहे हैं आप? आई नाउ 37 years old in perfect health begin। लिखा है कभी कि मैं तो, वाल्ट व्हिटमैन जी बोलते हैं, मैं तो अब 37 साल का हो गया हूँ, 37 साल का हो गया हूँ, और मेरा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरी बिल्कुल शुरुआत में एकदम चकाचक हूँ, मैं बिल्कुल मैं झकास हूँ, किसी तरह का टेंशन नहीं है। यहाँ था 20 वर्ष 10 वर्ष में टेंशन हो जाता है, मोबाइल का टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन। बहुत सारे लोग इतनी अवस्था में, छोटे छोटे अवस्थाओं में लोग झूठ बोलना सीख लेता है। लेकिन यहाँ पर जो कवि कह रहा है, कवि वाल्ट व्हिटमैन जी बोलते हैं कि मैं तो सबसे सुखद इंसान हूँ, 37 साल का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। अरे जैसा मैं जन्म लिया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, वैसा तुम भी आए हो, तुम भी वैसा ही करो, अपने में गाओ, अपने में खुश रहा करो। हैं, हमारी कोई वाहवाही करेगा तब हम खुश होंगे, नहीं करेगा तो हम मुंह लटकाए फिरेंगे। तो भैया जीवन में तब तो तुमको कुछ भी कर दिया जाए, तुम अगले पल के लिए इंतजार करोगे कि मेरा अगला पल कैसा होगा, टेंशन बनी रहेगी, और एक दिन मर कर चला जाना है, खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए, कवि जो है 37 ईयर्स का हो गए, 37 साल का हो गया, परफेक्ट है एकदम, हेल्थ जो है एकदम चकाचक है इनकी। होपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, और ये भी कहते हैं, इनका स्वास्थ्य तो अच्छा है ही, और इनका सोचना ये है कि मेरे मरने तक, क्या लिखा है कि होपिंग, ये आशा करेंगे कि टू कीज नॉट टिल डेथ, मरने तक इनकी जो यही आशा उम्मीद रहेगी कि हमेशा ये उस तरह से जिंदा रहें और सब तक अच्छा ही रहेगा, ये सोच रहे हैं। ठीक है, क्रीड्स एंड स्कूल इन एवियंस रिटायरिंग बैक अ वाइल सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगोटेन। कह रहे हैं कि मैंने कभी भी जाति और सोच को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। क्या लिखा है? क्रीड्स,
हैं, स्कूल मतलब सोच हैं, आइबियंस नहीं दिया इनको, जाति और क्या बोलते हैं सोच को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। लिखा है कि रिटायरिंग बैक वाइल्ड हैं, क्या बोल रहे हैं, रिटायरिंग बैक वाइल्ड, ये बोलते हैं कुछ पल के लिए, बैक वाइल्ड सफल एट द व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेट, ये बोलते हैं कुछ पल के लिए रुक करके इनके बारे में जब मैं सोचता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। अरे मैं आपके सामने खड़ा हो करके मैं आपके बारे में थोड़ा सा सोच लूँ, बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं सोच नहीं सकता। क्या टेंशन है उसके बारे में जाऊँगा तो मेरा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। अगर जीवन में इंसान को खुश रहना है तो सिर्फ थोड़े पल के लिए दूसरों को सोचे, फिर अपने बारे में सोचना शुरू कर दे। अरे हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है, अब सोचेंगे कि हम दूसरा कोई अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे, तो जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, बोलते हैं कि मैं हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, कहते हैं कि मैं प्रत्येक खतरे के बारे में बोलने की आज़ादी चाहता हूं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, हार्बर मतलब क्या होता है, विश्वास रखना, ठीक है। हार्बर मीन्स विश्वास रखना, और हजार्ड मीन्स होता है क्या, हजार्ड मीन्स खतरा, डेंजर की बात कर रहे हैं कि मैं प्रत्येक खतरे के बारे में बोलने की आज़ादी चाहता हूं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, मैं आज़ादी चाहता हूं, कंडीशन कुछ भी हो। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, यह सब प्रकृति जो है, यह सब प्रकृति को अपने बस में किए बगैर कोई परिवर्तन लाने की कोशिश बगैर मैं करना चाहता हूं। जैसे कि नेचर जो है बिना किसी के चेक किए कि कौन कैसा है, गरीब है अमीर है, वो बिना अब चेक किए अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को प्रवाहित करती है, उसमें किसी का रोक टोक नहीं होता है। ठीक वैसा मैं भी करना चाहता हूँ। उसमें जो आनंद है वो और कहीं और नहीं, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा।